ओके, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। लिखिए अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। एसी लिखने के लिए ऐसा ये डॉट वॉट नहीं लगाते, हाँ ये स्टैंडर्ड नहीं है, एसी को बस ऐसे लिखा जाता है, एसी लिखो। अ टाइम वेरिंग, अ टाइम वेरिंग periodic, a time varying periodic, a time varying periodic, alternating in direction, alternating in direction, alternating in direction, having 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 equal half cycles, having equal positive and negative half cycle, having equal positive and negative half cycle, having equal positive and negative half cycle. Current is current is alternating current. Current is alternating current. एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है, एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। किस तरह से बदल रहा है? पीरियोडिकली, टाइम के साथ पीरियोडिकली बदल रहा है, जिसमें अल्टरनेटिंग डायरेक्शन भी है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, और इक्वल इक्वल हाफ साइकिल है। जैसे एग्जांपल के लिए ये बना रहा हूं मैं, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ऐसा जो करंट है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है, जिसका एम्पलीट्यूड हर समय देखो कांस्टेंट है, और उसका कुछ टाइम पीरियड है, उसमें अपने आप को वापस रिपीट कर रहा है, वो बार बार ये करंट अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार सेम ही चीज रिपीट हो रही है। इसका कुछ टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको पूरी चीज रिपीट होती दिख रही है, और उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट चल रहा है। ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। और भी हम ग्राफ बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। मैं वेव फॉर्म ऐसा ट्राइंगुलर भी दिखा सकता हूं, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर एसी, ठीक है। ये हो गया साइनोसोडल, ये हो गया ट्राइंगुलर। फिर हम ऐसा स्क्वायर वेव फॉर्म भी दिखा सकते हैं, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर वेव फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, मतलब कांस्टेंट में नेगेटिव फिर कांस्टेंट में पॉजिटिव, ऐसा चल रहा है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया व्हाट इज एसी। एन अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इन डायरेक्शन, वो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ऐसा करंट जो डायरेक्शन में बदल रहा है, बट पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब कि एक समय बाद अपने आप को पूरा रिपीट करे। जैसे ये इसका टाइम पीरियड है और वही चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी सेकंड वाले में भी ये टाइम पीरियड है और वही चीज रिपीट होते जा रही है, यहाँ पर भी ये टाइम पीरियड है और सेम चीज रिपीट होते जा रही है। तो पीरियोडिक, अल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन, हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और इक्वल हाफ साइकिल, जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वैसे नेगेटिव हाफ साइकिल। इस तरह का जो करंट होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह के करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या अल्टरनेटिंग करंट समझ में आया आपको? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? बहुत बढ़िया, है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है देखा। तो अल्टरनेटिंग कौन से नहीं होते ये भी समझना चाहिए अपन को। विच करंट आर नॉट अल्टरनेटिंग। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह का, ये टाइम के साथ बदल रहा है पर ये अल्टरनेटिंग नहीं है। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, ये भी टाइम के साथ बदल रहा है पर इसका ऊपर नीचे इक्वल नहीं अमाउंट है, तो ये भी अल्टरनेटिंग नहीं है। ये तो कुछ अजीब तरह से बदल रहा है, पीरियोडिक ही नहीं दिख रहा है ये, तो ये भी अल्टरनेटिंग नहीं है। तो ऐसे जो भी करंट हो जाएंगे जो पीरियोडिक नहीं हो या अल्टरनेटिंग नहीं हो डायरेक्शन में, या इक्वल हाफ साइकिल नहीं हो पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये सारे अल्टरनेटिंग नहीं होती, दीज आर नॉट एसी। और ये सारे एसी के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये जो एग्जांपल था ये साइनसोइडल एसी, ये ट्रायंगुलर एसी, ये स्क्वायर वेवफॉर्म बोल दो इसको, है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एसी। और एक सॉ टूथ वेवफॉर्म और होता है, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको।
सॉटूथ वेवफॉर्म। इस तरह का, ये भी ट्रायंगुलर जैसा ही है, ये ट्रायंगल है, फिर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही जैसा है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये जो साइड थी इसको बस वर्टिकल कर दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म। जो लकड़ी काटने की आरी होती है ना, उस आरी के जैसे दांते होते हैं वैसा है, इसलिए सॉ सॉ आरी को बोला जाता है इंग्लिश में सॉटूथ, तो आरी के दांतों जैसा वेवफॉर्म। चलिए, तो ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड एसी के डायग्राम्स बनाए हैं और इधर कुछ नॉन एसी भी बताया आपको। अच्छा, अल्टरनेटिंग सिर्फ करंट नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पोटेंशियल भी अल्टरनेटिव हो, तो हमें एसी पोटेंशियल भी मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको आई लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ वी भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आई और वी कर देता हूँ, तो इन सभी को अपन बोलेंगे एसी। क्या आपको एसी क्या होता है समझ में आया? व्हाट इज एसी? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब एसी करंट क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि हमारे घरों में सब एसी करंट सप्लाई होता है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जहां हो रहा है वहां से सप्लाई जो करंट का वो एसी में है, इसलिए हम लोग एसी पढ़ रहे हैं। एसी क्यों सप्लाई हो रहा है? बिकॉज सप्लाई करना एसी को आसान है, थोड़ा चीप होता है, सस्ता पड़ता है। डीसी करंट सप्लाई करने में क्या होता है, पावर लॉसेस बहुत होते हैं, इसलिए एसी करंट को घरों में सप्लाई करा जाता है। तो सबसे बड़ा एसी का एडवांटेज है कि पावर लॉसेस कम होते हैं, सस्ता पड़ता है, इसलिए एसी करंट सप्लाई करा जाता है। बनाते कैसे एसी करंट? तो हमने ईएमआई चैप्टर पढ़ा है, वहां एसी जनरेटर बताया था मैंने आपको। कुछ नहीं, एक हमारे पास लूप है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देते हैं, तो लूप के अंदर ईएमएफ आ जाता है जो अल्टरनेटिंग हो जाता है। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम फिर से। ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते जाओ, और ये लूप रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो याद करिएगा ये करा था अपन ने क्वेश्चन ईएमआई में, है ना। इसमें जो फ्लक्स आता है वो आ जाता है NBA ओमेगा, NBA cos ओमेगा टी, ये इसका फ्लक्स आता है। और इसको डिफरेंशिएट करके जब हम ईएमएफ निकालते हैं ना, तो आता है NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ भी बनाया था अपन ने, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का ही तो ग्राफ बना था, अल्टरनेटिंग एसी का ही ग्राफ बना था। तो ऐसे ईएमएफ जनरेट कराया था। तो एसी के हमारे पास जनरेटर होते हैं जो एसी पोटेंशियल जनरेट करते हैं और फिर उसे भेज दिया जाता है। आपने शायद ट्रांसफॉर्मर भी बताया था मैंने कि नहीं बताया था? ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था अपन ने? नो, नो ओके। सर। तो हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ाने या कम करने में, ठीक है। एसी का पोटेंशियल बढ़ाने या कम करने में अपन ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेते हैं। तो हम एसी का पोटेंशियल बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी इसमें आसान चीजें हो जाती है, इसलिए एसी का सप्लाई करा जाता है सब जगह। चलो, तो ये अपन ने बात करी एसी सप्लाई क्यों करते हैं। और घरों में कौन सा एसी सप्लाई होता है? ये साइनसोइडल एसी, ये बाकी तीनों नहीं होते, साइनसोइडल एसी, क्योंकि यहाँ पे साइनसोइडल एसी बनता है, तो साइनसोइडल एसी बनके वो सप्लाई होता है। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता दी कि व्हाट इज एसी, एसी सप्लाई क्यों करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लिखिए, सम डेफिनेशन। तो पहला लिखते हैं अपन एम्पलीट्यूड, जिसको अपन यहाँ बोलते हैं पीक वैल्यू। जो आप एम्पलीट्यूड बोलते हो ना, उसको यहाँ कहा जाता है पीक वैल्यू। इन सभी ग्राफ में जो भी करंट या पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है उसे बोल देंगे अपन पीक वैल्यू। इसको जनरली आई नॉट या वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर अपन पोटेंशियल की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एंड करंट की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसे बोलेंगे अपन उसकी पीक वैल्यू। सेकेंड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो मुझे लगता है आप सब जानते ही, वो टाइम जिसका अपने आप को पूरा रिपीट कर रहा है ग्राफ, उसे टाइम पीरियड बोल देते हैं। फिर थर्ड, फ्रीक्वेंसी, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको अपन एफ से या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने कंप्लीट एक टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में।
एक सेकंड में कितने टाइम पीरियड कंप्लीट होते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। और एक टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल, एसी के एक टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं पूरा एक साइकिल, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। तो कितने टाइम पीरियड एक सेकंड में हुए, इसका मतलब कितने साइकिल एक सेकंड में हो गए, इसलिए साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है फ्रीक्वेंसी को, सीपीएस, शॉर्ट में सीपीएस ऐसा भी लिखते हैं, सीपीएस। समझ में ये बात है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अपन साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से वो अपन देख रहे थे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फिर हाफ साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल जो होता है, कंप्लीट टाइम पीरियड में कुछ समय ऐसी पॉजिटिव रहती है, कुछ समय ऐसी नेगेटिव रहती है। जितने समय वो पॉजिटिव है उसे बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जितने समय वो नेगेटिव है उसे बोला जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या बात समझ में आ रही है? व्हाट डू वी मीन बाय हाफ साइकिल? एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो हाफ साइकिल होते हैं। वन साइकिल इज इक्वल टू वन पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस वन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये ऐसे से रिलेटेड कुछ अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हाट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं इसे, हाफ साइकिल क्या होता है, साइकिल क्या होता है ना, ऐसे से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स देते हैं। ठीक है, चलिए अब अल्टरनेटिंग करंट, वो तो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बदल रहा है, तो उसकी सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू तो बदलते जा रही है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, चलो ये सोचते हैं अपन, ये निकालने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव वैल्यू को चलो सोचते हैं पहले एवरेज वैल्यू निकाल के, एवरेज ट्राई करते हैं एक बार निकालने का, है ना। लेट्स ट्राई टू फाइंड एवरेज वैल्यू। अब क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल उसके इक्वल होते हैं, जितना ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ग्राफ है वैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल का ग्राफ है, तो एवरेज निकालोगे तो क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। जीरो। जीरो आना चाहिए, है ना। तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज क्या आने वाला है, हमेशा जीरो। इन कंप्लीट साइकिल एवरेज इज जीरो। ठीक है, कंप्लीट साइकिल में तो एवरेज जीरो होता है। अब क्योंकि कंप्लीट में जीरो ही है एवरेज, तो उसके बारे में बात करना कोई सेंसिबल बात नहीं है, मतलब क्या मतलब है, कंप्लीट साइकिल में एवरेज कोई पूछेगा तो क्यों पूछेगा, जीरो आने वाला है। तो हम यहाँ पे ना दूसरी चीज निकालते हैं, हम हाफ साइकिल में एवरेज निकालते हैं। लोग जब एवरेज पूछते हैं तो हाफ साइकिल में एवरेज पूछते हैं, तो लेट अस फाइंड एवरेज इन हाफ साइकिल। इन हाफ साइकिल कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो अगर हम मान लीजिए पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू हम निकालने के लिए उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी टाइम है उसमें डिवाइड बाय वो टाइम कर देंगे। हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 टाइम तक हाफ साइकिल होगा, 0 से t/2 टाइम तक हाफ साइकिल होगा, तो 0 से t/2 तक इसका मैं v dt का इंटीग्रेशन करूंगा, फिर t/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हाफ साइकिल में। ठीक है, तो अब अपन हाफ साइकिल के एवरेज निकाल के देखते हैं, अलग अलग वेव फॉर्म का अलग अलग आ सकता है, तो इसलिए सबका अपन एवरेज निकाल के देखते हैं। तो क्या ये इधर की चीजें नोट हो गई है, ये हटाने वाला हूं मैं, हटा दूं क्या? Yes, sir. यस सर। चलो इधर मैं हटा रहा हूँ ये सब, है ना। अब अपन अलग अलग वेव फॉर्म के हाफ साइकिल में एवरेज निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो वेव फॉर्म था विच इज साइनोसोडल वेव फॉर्म, ये साइन कर्व है ना, तो साइनोसोडल वेव फॉर्म बोलते हैं इसे। साइनोसोडल वेव फॉर्म का अपन एवरेज निकालते हैं। ठीक है, केस वन कैसे निकाला जाता है एवरेज, अभी जस्ट लिखा था मैंने, वो होता है इंटीग्रेशन 0 से t/2 v dt। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, v नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन?
बोलो, साइनसोइडल वेवफॉर्म है ना, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा मान सकता हूँ मैं वोल्टेज की इक्वेशन को, तो वैसा लिख दिया मैंने। ये t/2, ये 2/t हो जाएगा, इसको ढंग से लिखेंगे, वी नॉट कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ओनली साइन ओमेगा टी, और ओमेगा 2π/t होता है, याद रखना है अपन को, इंटू टी dt, लिमिट 0 से t/2। थोड़ा सा अरेंज करके लिखा बस मैंने, बस। तो अब वी एवरेज निकालते हैं, 2v0/t, सब तो बाहर लिखा था। साइन का इंटीग्रेशन, मुझे ऐसा याद है साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस साइन के साथ, माइनस कॉस 2π/t इंटू टी, और जो टी के इंटू में उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें लिमिट लगाना है 0 से t/2। सही कराएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करके वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, देखो ये 2π/t है, तो 2/t तो कैंसिल, तो बाहर बचा v0/π, और कॉस में लिमिट लगा दो, कॉस में t/2 डालोगे, यहाँ पे t को t/2 डालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा, माइनस कॉस पाई, और 0 लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा cos 0, cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, तो अंदर आ रहा है 2, वी एवरेज आ गया मेरे पास 2v0/π। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। है ना। तो हमने निकाला कि साइनसोइडल एसी की एवरेज वैल्यू क्या आती है हाफ साइकिल में। इन अ हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू आ रही है 2v0/π। तो ये अपन ने एक साइनसोइडल एसी का हाफ साइकिल में एवरेज निकाला। चलो ऐसे बाकी का भी निकालते, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी सब अपन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ v0 थी, सभी में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू v0 है। एक एक करके सभी का अपन हाफ साइकिल में मीन निकालते हैं। तो सेकंड केस, केस 2, बोलो क्या लिखूं मैं, वी एवरेज इक्वल टू, वो लिखा ना ऊपर एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन v dt 0 से t/2 अपॉन t/2। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व भी तो होता है। यस। तो बताओ इस आधे साइकिल में आप इस कर्व का अगर एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो। ये इतना इतना एरिया क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे t/2 टाइम एरिया क्या मिलेगा आपको, बोलो। v0/4। हाँ, अपन एरिया कैसे निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज t/2, हाइट इज v0/2, सॉरी v0, तो v0/4, v0 t/4 हो जाएगा, डिवाइड बाय t/2, तो देखो v0/2 बच रहा है, राइट। यस सर। यस सर। ना, तो केस 2 का अपन ने एवरेज निकाला। ऐसे अब केस 3 का निकालो। तो इसमें भी वही कहानी, ये एरिया लेना पड़ेगा। एरिया कितना आएगा t/2 टाइम में, बोलो। v0 आने वाला है, देखो यहाँ पे एवरेज, यस सर। है ना। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट कर देना, तो t/2 इंटू v0, ये एरिया हो गया, डिवाइड बाय t/2, ये आ गया आंसर। अब ऐसे इसका बताओ, सॉ टूथ का जल्दी से बोलो क्या आना चाहिए। ये टाइम पीरियड हो रहा है यहाँ, ये t/2 टाइम है, बोलो इसमें क्या निकलेगा आंसर, v0 सर। v0/2 निकलेगा यहाँ पर भी। ये एरिया जब निकालोगे तो ये एक ट्राइंगल ही तो है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होगा, तो फिर से v0/2 आ जाएगा, देख। सर हाँ ओके सर, सही। हाँ, चलो तो हमने अलग अलग तरह के जो स्टैंडर्ड एसी के वेवफॉर्म होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाली। कंप्लीट साइकिल में तो 0 हो जाएगी, और हाफ साइकिल में निकाली। अभी हाफ साइकिल में निकाली तो है, मैथमेटिकल कुछ अपन ने सोचा, हमने सोचा कि यार कहीं इनका एवरेज वैल्यू जो होगी वही शायद इनकी रीडिंग वीडिंग आएगी। अब दिक्कत यह है कि जब हम एसी घरों में सप्लाई करते हैं तो घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, उसे मेजर भी करना चाहिए। मेजर कैसे करें, क्या हमारे डीसी मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं क्या। एक डीसी में जो गैल्वेनोमीटर बनाया था अपन ने, वो कैसे काम करता था, उसमें कॉइल होती थी, कॉइल में करंट होने से वो घूमती थी कॉइल, है ना, उस पर टॉर्क लगता था।
अब करंट की डायरेक्शन बदलने से टॉर्क की डायरेक्शन बदलती है, तो यहाँ एसी में करंट की डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है, तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल पे लगातार डायरेक्शन बदलेगी टॉर्क की, तो वो कभी ऐसे घूमेगा। और जो घरों में एसी सप्लाई होता है नॉर्मली वो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 साइकिल पर सेकंड आते हैं, तो एक सेकंड में 50 बार वो पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव है, तो एक सेकंड में बहुत तेजी से 50 बार वो ऐसे घूमेगी कॉइल, तो हमें समझ ही नहीं आएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं हमको। वो जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और अमीटर वोल्टमीटर जो भी बनाओगे ना डीसी वाले, वो एसी में यूज करोगे तो रीडिंग ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना तेजी से फ्लक्चुएट होगा यहाँ पे पोटेंशियल एंड करंट। अरे बात समझ में Yes. है ना? तो लिखो ये पॉइंट, when DC instruments are used in AC, when DC instruments are used in AC, when DC instruments are used in AC, they show zero reading. They shows zero reading. DC इंस्ट्रूमेंट जब AC में यूज करते हैं तो जीरो रीडिंग बताते हैं, वो उनकी कोई रीडिंग ही नहीं आ पाती। तो हमने जो निकाला ना एवरेज वैल्यू वगैरह, ये कोई काम की चीज नहीं है अब, बिकॉज डीसी इंस्ट्रूमेंट तो ये निकाली नहीं, डीसी इंस्ट्रूमेंट तो जीरो रीड करते हैं, तो हमने सोचा अब मेजर कैसे करें भाई, एसी पोटेंशियल को करंट को मेजर कैसे करें, तो उसके लिए फिर हमारे पास आए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। हम उसके लिए अपन यूज करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। एसी में के मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। वो क्या करते हैं, वो करंट के थर्मल इफेक्ट पे वर्क करते हैं, वो करंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट के फॉर्म में, उस पे वर्क करते हैं। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी टाइम में, याद करिए वो आई स्क्वायर आर टी होती है, इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब डेफिनेटली हीट के प्रोडक्शन का रेट वो आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है, और ये टोटल, ये तो अगर कांस्टेंट करंट हो तो ये लिखेंगे हीट को, और अगर हमारे पास करंट वेरिएबल हो तो हीट निकालने के लिए आई स्क्वायर आर dt लगा देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे अगर करंट वेरिएबल हो तो। ठीक है, तो एसी करंट मेजर Yes, sir. करने के लिए, एसी पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम कुछ अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। करंट हीट प्रोड्यूस करता है और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी उसको मेजर करके हम पता कर दे कि करंट कितना आया था या पोटेंशियल कितना था। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम करते हैं। अब हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डीसी के लिए आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं, पर करंट अगर वेरिएबल हो तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं अपन। तो यहाँ पर हमें जो करंट मेजर होगा वो आई स्क्वायर डी टी के प्रोपोर्शन, हमें जो यहाँ पे मेजरमेंट मिलेगा वो आई स्क्वायर डी टी की वजह से मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जो हमें एसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग मिलेगी वो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन इस फैक्टर की वजह से मिलेगी। यहाँ से मैं आर को बाहर ले Yes, लूं sir. तो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन ये हमें बताएगा कि करंट कितना है। एसी इंस्ट्रूमेंट इस फैक्टर को मेजर करेंगे, तो ये जो फैक्टर है इसको यूज करके हम एक टर्म डिफाइन करते हैं आरएमएस। इसको यूज करके हम एक टर्म डिफाइन करते हैं आरएमएस। देखो हमने डिफाइन करा आई आरएमएस, इसका मतलब होता है आई का स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज लो फिर रूट ले लो। आईआरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। आईआरएमएस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले करंट का स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज लो, जीरो से टी इंटीग्रेट करके टी से डिवाइड करो, दिस इज एवरेज, देन रूट ले लो। ये वो करंट है, आईआरएमएस ये वो करंट है जो डीसी करंट अगर होता, इतना डीसी करंट होता तो सेम हीट आती। आप देखो डीसी करंट की वजह से जो हीट आती है वो आई स्क्वायर आर टी आती ना, डीसी करंट की वजह से जो हीट आती है वो आती आई स्क्वायर आर टी
और एसी करंट की वजह से हीट क्या आती है, आर टाइम इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। ये आर और आर कैंसिल करो, ये आई डी सी है, वो एसी वाला करंट है। तो आई डी सी उसको लिख सकते हैं रूट ओवर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी 0 से टी बाई टी। ये जो डीसी करंट है ये आ गया। तो ये आरएमएस करंट, ये वही चीज है, ये वही डीसी करंट है जो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एसी प्रोड्यूस करेगा। IRMS is the amount of current in DC which produces same heat energy as produced by AC current। ये क्या करंट होता है, इट इज द करंट इन डीसी या इफेक्टिव करंट इन डीसी which produces same heating effect as of AC। जैसा एसी करंट का हीटिंग इफेक्ट है, एसी करंट कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसी करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उतना ही हीटिंग इफेक्ट डीसी के किस करंट से प्रोड्यूस होता है, दैट डीसी करंट इज कॉल्ड आईआरएमएस। डीसी करंट की वह वैल्यू जिससे एसी करंट के बराबर ही हीट प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे एसी करंट की हीट और डीसी की हीट को मैंने बराबर करा था, तो डीसी करंट की वह वैल्यू जिससे एसी करंट के बराबर ही हीट प्रोड्यूस होती है, दैट डीसी करंट इज कॉल्ड आईआरएमएस। तो IRMS is the effective DC value of AC। आप ऐसा याद रख सकते हो, IRMS is effective DC value of AC in terms of heat। इफेक्टिव किसके सेंस में, हीट के सेंस में। IRMS करंट का AC और DC सेम हीट प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई? और बिल्कुल ऐसे ही VRMS भी डिफाइन कर देंगे। VRMS का मतलब ही वही होता है, VRMS का मतलब ही वो वोल्टेज की वैल्यू हो गई डीसी में जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एसी के जैसा। एसी वोल्टेज की वजह से कुछ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, उतना ही हीटिंग इफेक्ट डीसी में किस वोल्टेज से होगा, उसको अपन VRMS बोलते हैं। तो वाई आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज इज डिफाइंड, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. है ना? क्या समझ में आया मुझे बताओ, बताइए मुझे क्या समझ में आया। रिपीट कर देता हूँ, डीसी इंस्ट्रूमेंट्स एसी में कुछ काम नहीं आते, डीसी इंस्ट्रूमेंट एसी में जीरो रीडिंग देते हैं। तो एसी करंट या एसी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वो आई स्क्वायर डी टी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीसी और एसी में सेम अगर हीटिंग इफेक्ट आ रही है, डीसी और एसी में सेम हीटिंग इफेक्ट आ रहा है अगर, तो कितना डीसी करंट होगा, वो डीसी और एसी का जो ये रिलेशन है इससे हमको समझ में आ रहा है कि वो डीसी करंट क्या होगा जो एसी के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगा। इस करंट की वैल्यू को अपन बोलते हैं आईआरएमएस। आईआरएमएस वो डीसी करंट है जो एसी के बराबर हीट प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट। एसी करंट की जो इफेक्टिव वैल्यू हो गई वो आरएमएस वैल्यू हो गई। हमारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट सब आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट? आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं, रीड्स आरएमएस। एक आपके पास एसी करंट मेजर करने का कोई वोल्ट मीटर है, तो वो क्या रीड करेगा, वीआरएमएस रीड करेगा। एसी करंट मेजर करने के लिए कोई अमीटर है, तो वो क्या रीड करेगा, आईआरएमएस रीड करेगा। हमारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। चलो ये चीज क्लियर? Yes, sir. ओके। तो क्योंकि अब हमें आरएमएस वैल्यू रीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इनकी आरएमएस वैल्यूज क्या आती है। आरएमएस और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, पीक वैल्यू अगर करंट की वोल्टेज की पता हो तो आरएमएस वैल्यू क्या आती है हमें पता होना चाहिए, तो वो निकालते हैं। तो अब हम निकालने वाले हैं रिलेशन इन आरएमएस एंड पीक। ठीक है, यू कैन राइट हेडिंग रिलेशन इन आरएमएस एंड पीक, और मैं ये सब हटा रहा हूं अभी, रिलेशन इन आरएमएस एंड पीक। रिलेशन इन आरएमएस एंड पीक।
अब हम निकालने वाले हैं आरएमएस और इसका रिलेशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो आई नॉट थी और ये हमारे पास साइनसॉइडल एसी है। फर्स्ट केस में इसका आरएमएस निकालो, आरएमएस ऑफ साइनसॉइडल एसी। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा है। आई आरएमएस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt डिवाइड बाय टी। अब आई क्या लिख दे? ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन आप जानते हो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। साइनसॉइडल इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो वो रख दो आई की वैल्यू को, ये हो गया रूट ओवर 0 से t, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइड बाय कैपिटल टी। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, बोलो। Yes, sir. तो मेरा वहम तो नहीं है ना, ये आता है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आएगा, बोलो। इंटीग्रेशन करो और बताओ क्या लिखो यहाँ। सर पहले उसे कॉस में चेंज करेंगे। हाँ मतलब मुझे तो रिजल्ट में इंटरेस्ट है, कैसे करोगे वो नहीं, मुझे तो फाइनल बताओ क्या लिखो यहाँ। सर t/2 आता है सर। चलो, तो मेरे पास एक जवाब आया t/2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है ना, आप लोगों ने बताया। अगर t/2 आ गया तो t से t कैंसिल हो जाएगा और ये आने वाला है रूट लेके आई बाय आई नॉट बाय रूट टू। तो आई आर एम एस यहाँ पे आ गया आई नॉट बाय रूट टू। आई आर एम एस हो गई करंट की आरएमएस वैल्यू और आई नॉट क्या थी? करंट की पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू बाय रूट टू, ये आ गया आरएमएस वैल्यू। साइनसॉइडल एसी के अंदर हमें मिल गया कि जो आई की पीक वैल्यू है बाय रूट टू करो तो आरएमएस मिल जाएगा, या आरएमएस इंटू रूट टू, वो पीक वैल्यू दे देगी। तो घरों में जो अपन को पोटेंशियल सप्लाई होता है वो एसी होता है और इंडियन हाउस होल्ड में वो साइनसॉइडल ही है। उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है करीब करीब 220 वोल्ट होती है। 220 वोल्ट वहां वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, तो आप वोल्टेज की पीक वैल्यू आप निकाल सकते हो। 220 इंटू रूट टू कर दो, 220 इंटू रूट टू कर दो तो करीब करीब 314 वोल्ट ऐसा कुछ आती है, 314 315 वोल्ट के आसपास आती है। ठीक है, घरों में वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू जो सप्लाई होती है होती है 220 वोल्ट। तो वहां वोल्टेज की पीक वैल्यू जो आएगी वो आएगी आरएमएस इंटू रूट टू, तो करीब करीब 314 वोल्ट ऐसी कुछ आती है। सर चलो हमें तो किसी क्वेश्चन में पीक वैल्यू देते हैं कि आरएमएस वैल्यू देते हैं? देखो, मैं जब तक कुछ नहीं कहा है एसी के बारे में तो आपको आरएमएस दिया ऐसा मान लेते हैं अपन। वो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट सारे आरएमएस ही रीड करते हैं ना, तो नॉर्मली आपको आरएमएस दिया जाता है। जैसे आपने घरों में वोल्टेज जो सुना होगा वो आरएमएस लिखा होता है। तो जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद के लाओ, जैसे एक बल्ब खरीद के लाओ, तो बल्ब पे लिखा रहता है कितने वोल्ट पे काम करेगा वो, तो वो जो वोल्ट लिखा रहता है वो आरएमएस लिखा होता है। यस सर। तो साइनसॉइडल एसी के आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन निकाल दिया अपन ने। क्या है, क्लियर हुआ आपको? इज दिस क्लियर? यस यस सर। बहुत बढ़िया। अब साइनसॉइडल एसी के बाद और क्या बचा है फिर? ट्रायंगुलर एसी बचा है, स्क्वायर एसी बचा है, शॉर्ट टूथ एसी बचा है। करो, सब आपके सामने। सेकेंड केस ये वाला करते हैं अपन, ट्रायंगुलर एसी, है ना। इसकी अपन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस, मैं एक काम करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर करके लिख देता हूँ, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। आई आर एम एस का स्क्वायर वो होगा इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी। अब जब आई का स्क्वायर करोगे तो देखो एक ग्राफ पूरा ऊपर आ जाएगा ना, नेगेटिव भी ऊपर में चले जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो। सही है क्या? Yes, sir. है ना। और जो 0 से t/4 में दिख रहा है वैसे ही आपको t/4 से t में दिखे, t/2 में दिखेगा ना। इसका स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं बनाऊं? तो मुझे ऐसा लगता है वो ग्राफ ऐसा आना चाहिए।
ये स्ट्रेट लाइन थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो पैराबोला, तो पहले ऐसा पैराबोला, फिर ऐसा पैराबोला, फिर ऐसा पैराबोला, फिर ऐसा पैराबोला, ये बनने वाला है। सही है क्या? यार आप मैथ्स पढ़े लिखे बच्चे हो आप तो बताओ जल्दी Yes. से सही है गलत है। ठीक है, तो अब मुझे ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना है। ये जो 0 से t/4 में एरिया है, इसी एरिया को चार बार जोड़ दूं तो 0 से t का एरिया मिलेगा ना भाई। RMS का स्क्वायर वो हो जाएगा 1/t। 0 से t का एरिया चाहिए, उसको लिख दूंगा 4 टाइम्स 0 to t/4 का एरिया। बात समझ में आई? 0 से t/4 इंटीग्रेट करके उसको 4 टाइम कर दूं तो ये जो एरिया है इसी को मैं 4 बार जोड़ रहा हूं, तो 0 से टोटल t टाइम का एरिया मिलेगा मुझे। सही बात है क्या? देखो यस सर। यस सर। सभी बच्चे सोच लो अच्छे से, है ना। मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाया। पहले तो मैंने इसके स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ऐसा बना। मुझे दिखा कि जो 0 से t/4 में एरिया है वैसे एरिया यहाँ है, वैसे एरिया यहाँ है, वैसे एरिया यहाँ है। तो 0 से t टाइम में टोटल एरिया निकालने के लिए जो टोटल एरिया आएगा 0 से t टाइम तक का, वो इस t/4 के एरिया का 4 टाइम ही होगा। तो वो मैंने लॉजिक लगाया। अब i का स्क्वायर कैसे लिखे भाई? इस ग्राफ में 0 से t/4 में तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। बताओ, i उसकी मैक्सिमम वैल्यू I0 है, कब थी? t/4 पे ना, तो ये स्लोप हो गया इंटू t। ये हो गई i की इक्वेशन जब t 0 से t/4 के बीच में। 0 से t/4 में देखो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का है ना आप इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, करंट मान रहा हूँ तो मैं इसको I0 बोलूंगा, कब होगी मैक्सिमम वैल्यू? t/4 टाइम। तो स्लोप हो जाएगा ये हो गया m स्लोप इंटू स्मॉल t कर दिया तो y इक्वल टू mx जैसा लिखा है मैंने इक्वेशन। क्या इक्वेशन आ रही समझ में? 0 से t/4 टाइम के लिए इतने से टाइम में ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की मैंने इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू mx। यस सभी बच्चे बताओ आया नहीं आया? Yes, sir. चलो बच्चा को तो क्लियर है, बाकी बच्चों को भी आ गया, देवेश को भी आ गया, बहुत बढ़िया। बस अब क्या करो, अब आपको जो करंट की इक्वेशन पता है वो यहाँ रख दो। 0 से t/4 में करंट की इक्वेशन पता है वो यहाँ रख दो, और फिर ये सॉल्व करो तो RMS निकालो। निकालो इसके आगे आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है इसके आगे आप कर सकते हो। इसका आंसर जो आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ, वो आने वाला है I0/√3। आप यहाँ पे i की वैल्यू रख दीजिए ये, तो फिर इंटीग्रेट वगैरह कर लिए और फिर रूट ले लीजिएगा, तो ये आंसर आने वाला है। एक बार चेक कर लो आप आ रहा है कि नहीं। जल्दी से चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। यस सर। आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी देख लीजिए। चलो तो हमने निकाला ये जो ट्राइंगुलर एसी था उसका आरएमएस, आ गया उसकी पीक वैल्यू बाय √3, पीक वैल्यू अपॉन √3। अब इसका ये वाला बहुत आसान है, स्क्वायर एसी या रेक्टेंगुलर एसी का आरएमएस निकालना बहुत आसान है। करो आप करो, खुद से करो, क्या आएगा बताओ। स्क्वायर एसी का आरएमएस करिए।
I naught, sir. आई नॉट ही आ जाएगा, बिल्कुल सही। कांस्टेंट है ना इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। Yes. जब ऊपर हाँ स्क्वायर करोगे तो पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट का एवरेज भी वही आ जाएगा, उसको रूट रूट लेते हुए वही आ जाएगा, आई नॉट ही आएगा। नाउ लास्ट वाला, ये भी ट्राइंगुलर ग्राफ ही तो है, यहाँ भी ट्राइंगल ही तो था, तो इसका भी सेम आता है आई नॉट बाय रूट थ्री। लास्ट वाले का भी सेम आता है आई नॉट बाय रूट थ्री, जो कि ट्राइंगल ही है वो भी। आप करके देखना सेम आएगा। ठीक है, लास्ट वाले का भी रिजल्ट सेम आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल। चलो, तो हमने अलग अलग वेव फॉर्म के लिए आरएमएस करंट एंड पीक करंट इनके बीच का रिलेशन निकाला, या आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज का रिलेशन निकाला। तो आपको सारे अच्छे से क्लियर है क्या? फर्स्ट का रिजल्ट आ गया हमारे पास, जो सबसे काम का रिजल्ट है, जो आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा क्योंकि घरों में सब साइनसोइडल एसी आता है। तो साइनसोइडल एसी के लिए आरएमएस वोल्टेज इज पीक वोल्टेज बाय रूट 2, या पीक वोल्टेज इज आरएमएस इनटू रूट 2। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा यही पूछा जाता है, हमारे घरों में यही सप्लाई होता है, बाकी का भी याद रखिएगा। चलिए, इज दैट क्लियर? सब हटा दो हमें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये आरएमएस निकाला ही क्यों हमने, बताओ हमें क्या जरूरत थी आरएमएस निकालने की? फिर से बोलो। AC कैलकुलेट करना है ना सर? नहीं, मतलब आरएमएस ही क्यों निकाला? सर RMS से वो हीट बराबर मिल जाएगी ना DC को, उससे क्या होता है? उससे सर हमें पता चल जाएगा कि AC कितनी हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो आरएमएस रीड करते हैं। दिक्कत है कि एसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग ही आरएमएस की देते हैं, इसलिए आरएमएस करंट पता होना चाहिए उनको। तो आरएमएस पता रहता है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से, क्योंकि हमारे आरएमएस करंट का मतलब ये वो करंट होता है जिससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ही आरएमएस रीड करते हैं, तो हमें आरएमएस ही मिलता है इंस्ट्रूमेंट से, इसलिए हमको आरएमएस और पीक वैल्यू में रिलेशन पता होना चाहिए था। चलिए, अब अपन कुछ है ना कुछ जनरल क्वेश्चंस भी करते हैं। हमने अभी तक एसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखे जिसमें आरएमएस और एवरेज वगैरह निकाला, कुछ जनरल सिचुएशन में आरएमएस वगैरह एवरेज वगैरह निकालते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। अब करंट वो दे दिया मैंने 3 sin 100t प्लस 4 cos 100t एम्पियर। एक करंट की इक्वेशन दे दी मैंने टाइम के साथ, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। इसके आरएमएस वैल्यू निकाल लो, करो। चलो, 3 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन, एक करंट दिया है, उसके आरएमएस वैल्यू पूछी है। करंट की इक्वेशन क्या जो है वो सामने दिख रही है। दूसरा क्वेश्चन, उसमें वोल्टेज की इक्वेशन दी है, उसके आरएमएस वैल्यू पूछी है आपसे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है मीन करंट निकालना है आपको, एवरेज करंट मीन करंट निकालना है इन इंडक्टर फॉर 0 टू इनफाइनाइट टाइम इन एलआर ग्रोथ सर्किट। ये सर्किट है, इसमें इंडक्टर में एवरेज करंट क्या है, मीन करंट क्या है, वो बताना है, और सर्किट को T0 पे स्विच को क्लोज करा रहा।
करिए ट्राई। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या दिया मैंने? क्या ये एसी करंट की इक्वेशन है? बताओ, क्या ये एसी करंट की इक्वेशन है? यस सर। अच्छा, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है? 5। बहुत बढ़िया। तो जवाब दो फिर, रिजल्ट इसका आंसर क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? 5/√2। वेरी गुड। जब हमारे पास ऐसा लिखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं √a² प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स बी बाय। क्या तुम्हें याद है? ये जो लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ है एक्चुअली 5 टाइम्स साइन 100t प्लस tan इनवर्स b बाय 4/3। तो जो करंट की इक्वेशन है उसकी पीक वैल्यू दिख रही है 5, तो आरएमएस कितनी होगी? 5/√2। आंसर आ गया 5/√2। ये आ गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया समझ में? सर इसे अगर पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो भी ये आएगा। ऑफ कोर्स यही आएगा, अलग क्यों आना चाहिए, आना ही ये चीज। बिल्कुल सही। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगेगी। हाँ, पहले क्वेश्चन में तो ट्रिक लग गई थी, सेकंड में कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो बेसिक से करना पड़ेगा। v दिया है a प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है। करो। चलिए सेकंड।
चलो गौतम का आंसर आ गया सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। और भी करिए, बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर। चलो सेकंड पार्ट का आंसर दे नहीं रहा यार, क्या बात है, होना चाहिए था अब तक तो। वोल्टेज दिया ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, आरएमएस निकालना है। कैसे निकालते हैं आरएमएस बताओ, वी आरएमएस कैसे निकालते हैं? रूट ओवर इंटीग्रेशन 0 से t v स्क्वायर dt डिवाइड बाय t, ये इक्वेशन पढ़ी ना अपन ने? Yes, अब sir. इसमें v की इक्वेशन पुट कर दो बस। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1 बाय t, b की इक्वेशन ये रही a प्लस बी साइन ओमेगा t, तो अंदर आएगा 0 से t, स्क्वायर करना उसका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2ab साइन ओमेगा t, ये आएगा देखो अंदर। ठीक है, अब एक एक करके इंटीग्रेशन करते जाओ। वी आर एम एस, एक काम करते हैं, इधर स्क्वायर कर लेते तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, 1/t ए स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन विल बी ए स्क्वायर t, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाले टर्म का इंटीग्रेशन, तो बी स्क्वायर बाय ये आने वाला है शायद, लिमिट लिमिट लगा के स्मॉल t रहेगा यहाँ पे, या पहले बी स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख देना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी में 1 का इंटीग्रेशन t, और cos 2 ओमेगा टी वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म 2ab sin का इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, डिवाइड बाय ओमेगा, लिमिट 0 से t। चलो सही सही करा क्या इंटीग्रेशन मैंने? इंटीग्रेशन सही करा है क्या मैंने? Yes, sir. वर्षा के अलावा कोई क्लास में है ही नहीं क्या? सुमित बोल रहा है यस, यशंश्री बोल रही है यस, बाकी बच्चे ओके है ना? तो सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन करना चाहिए, और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए था, मैथ्स में सिखाया है आपको। चलो अब लिमिट रखने का काम करना बचा है, रखो लिमिट, देखो क्या आएगा। पुट करिए लिमिट, सर वो t माइनस साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा आएगा। माइनस में आएगा? Yes, sir. ठीक है, माइनस में डाल देता उसको, वेरी गुड। चलो उससे वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर हाँ माइनस में लिखना चाहिए मुझे, अगर माइनस साइन आ रहा है तो जस्ट अ सेकंड मैं माइनस कर देता हूँ उसको। चलो आपने कम से कम ध्यान तो दिया। ओके, ये माइनस कर दिया, और करो आगे। करिए सॉल्व आगे, इसको निकालिए क्या आंसर आता है। इसका फाइनली आंसर जो आता है वो आता है वी आर एम एस इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, फाइनली सॉल्व करके आंसर आएगा। समझे? यस सर। yes, चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, फाइंड मीन करंट इन इंडक्टर फॉर 0 टू इंफिनिटी टाइम इन एलआर ग्रोथ सर्किट। एक एलआर ग्रोथ सर्किट दिया है, इसमें एवरेज करंट क्या है, मीन करंट क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है,
और एक काम करो, टाइम इन्फिनिटी मत लो, टाइम 0 टू टी टाउ कर लेते है ना। इन्फिनिटी में आपको ना डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी लिखने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो अभी 0 से एक काम करो, टी लिख दो, वो बाद में टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक है, करो। चलो अगला क्वेश्चन करो ट्राई। बच्चों देखो, आपको एग्जाम देना है तो क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। जब भी कहीं इंटीग्रेशन आए तो आपको खुद से करना चाहिए। आप अगर सोचोगे कि क्लास में आपको बैठ के मुख दर्शक बन के देखना है तो आपको कुछ नहीं आएगा। जब तक आप खुद से करोगे नहीं, आपको कुछ नहीं आएगा। तो जितने भी बच्चे क्लास में रिप्लाई नहीं देते हैं, बस बैठे रहते हैं, वो सब अपने ही नुकसान कर रहे हैं। चलो करिए अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है इस सर्किट में मीन करंट क्या आ रहा है। तो इंडक्टर में करंट की इक्वेशन आपको याद होगी, I इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ होता है L बाय आर। ये इक्वेशन आती है इंडक्टर में करंट की। अब आपको इसकी मीन वैल्यू पूछिए, तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई डी टी का इंटीग्रेशन जितने टाइम तक करना है डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो इससे आपको आई की मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 1/t, आई की इक्वेशन लिख दो, ई बाय आर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल डी टी 0 से t। करो अब इसका इंटीग्रेशन, ई बाय आर टी बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, ई की पावर माइनस आर टी बाय एल का ई की पावर माइनस आर टी बाय एल ही होगा, और ये जो माइनस आर बाय एल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे के इंटू में लिमिट 0 से t। आगे तो ये हो गया ई बाय आर टी, लिमिट डालेंगे तो t माइनस 0 t आ जाएगा, सेकेंड टर्म है माइनस माइनस प्लस हो गया L बाय आर, ये ऊपर L जाके L बाय आर, और e की पावर में पहले t रखोगे फिर 0 रखोगे, तो t रखा तो माइनस आर टी बाय एल, और 0 रखेंगे माइनस वन के साथ, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यार ये आ गए हमारे पास मीन वैल्यू। थोड़ा सा अच्छे से लिख दो उसको, ई बाय आर, ये अंदर आर टी मल्टीप्लाई कर दो तो आने वाला है ई बाय आर प्लस ई एल बाय आर स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन ले लो, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। देखो सही है क्या, चेक कर लो, एक नीचे टी भी था, देख लो अच्छे से। सर एल बाय आर दोनों में कॉमन नहीं था ना? हाँ एल बाय आर कॉमन थोड़ी था, ये ई बाय आर कॉमन था तो ई बाय आर बाहर लिखा है मैंने। सर और लास्ट यहाँ सेकेंड इक्वेशन आपने कॉमन ले लिया ना एल बाय आर। ये एल बाय आर तो इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई में ना, या नीचे आर बाय एल को मैंने एल बाय आर कर दिया ऊपर, तो ये सर उसके आगे उसके आगे ये लिमिट लगाई है मैंने। इस एक्सप्रेशन में t को t रखा, फिर इस एक्सप्रेशन में t को 0 रखा, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। समझे, ये बाहर जो कांस्टेंट है वो तो रहने दिया, फिर e की पावर में यहाँ पे पहले t, फिर e की पावर में 0, लिमिट रखी मैंने इंटीग्रेशन में, लिमिट रखते हुए। यस सर। ओके, ये आगे हमारा t टाइम में एवरेज करंट। अब आपसे मैंने ये पूछा था t इंफिनिटी है, इनफाइनाइट टाइम में एवरेज करंट निकालो, तो इसमें t को इंफिनिटी टेंड कर रहा है, सब पुट कर दो, t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो देखो क्या आएगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा बताओ।
सर वो तो वो जीरो आएगा। जीरो हो जाएगी। हाँ, ये सेकंड वाले टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी जीरो दे देगा, तो e बाय आर आने वाला है। तो एवरेज करंट फॉर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो e बाय आर आने वाला है। और भी किसी टाइम का एवरेज करंट पूछते तो आप निकाल सकते हो, आप वो टाइम रख देना बस यहाँ पे, जैसे 0 से टाउ टाइम पूछ रहा था मैं, तो टाउ टाइम में कर सकते हो आप, यहाँ पे t को टाउ डाल देना, l बाय आर डाल देना, तो ये यस सर। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें एवरेज करंट, आरएमएस करंट, ऐसे अपन ने चीजें पूछी है। तो आई होप कि अब एवरेज और आरएमएस ये सब निकालना आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बस ये सीखा है कि व्हाट इज एसी, एसी का मतलब क्या होता है, फिर एसी करंट के रिलेटेड कुछ अपन ने टर्म्स पढ़े, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एसी के इंस्ट्रूमेंट आरएमएस रीड करते थे, आरएमएस और पीक का रिलेशन क्या होता है, कुछ इस तरह की चीजें देखी अपन ने, ठीक है। अब अपन एसी करंट को या एसी पोटेंशियल को जब सर्किट में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये समझना चाह रहे हैं अपन, कि एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर एसी पोटेंशियल लगा रहेगा तो उसमें करंट कैसे जाएगा, पोटेंशियल अगर अपन एसी पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दो, एसी पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस लगा दो, तो क्या होता है ये अपन अब समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अगला आप हेडिंग लिख सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। नेक्स्ट हम हेडिंग लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी सर्किट। तो हम है ना सिंपल सिंपल चीजें पहले करेंगे और धीरे धीरे फिर टफ चीजों पे आएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कैसे एक सिंगल एलिमेंट कोई लगाए तो उसमें क्या बिहेवियर होता है, जैसे अकेला रजिस्टर लगाया, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एसी लगा दिया तो क्या होता है। पहले तो आसान आसान चीजें समझेंगे अपन। तो केस 1, प्योर रेजिस्टेंस इन एसी, मतलब मैं एक ऐसा सर्किट बनाने वाला हूं जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है और पोटेंशियल एसी वाला लगा दिया। तो सर्किट डायग्राम बनाता हूं मैं, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ मैंने एसी पोटेंशियल लगाया। एसी पोटेंशियल का सर्किट सिंबल ये होता है, ये है एसी पोटेंशियल का सर्किट सिंबल। ये ऐसा हमने ये एक एरो, ये साइनसॉइडल जैसा हमने सिंबल दिखाया है, ये बता रहा है कि एसी पोटेंशियल लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि वी नॉट साइन ओमेगा टी। घरों में नॉर्मली साइनसोइडल पोटेंशियली सप्लाई होता है तो अपन साइनसोइडली मान के चलेंगे। यहाँ पे वी नॉट इसकी पीक वैल्यू है और ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप जानते ही है, इसको 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक अकेला रजिस्टर को एसी में कनेक्ट कर दिया। हम चाहते हैं सर्किट में करंट क्या आ रहा है वो देखना। तो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ हम तो जानते हैं ना कि रेजिस्टर में जो करंट होता है आई, वो क्या लिख सकते हैं, उसका जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है अपॉन रेजिस्टेंस, सही है क्या। Yes, ओम ने हमको ये बताया था ओम्स लॉ, भाई यस V बाय सर। आर अपन लिख सकते हैं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये एसी वाला ही तो है, yes, sir. हम लिख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। इसका मतलब सर्किट में जो करंट है उसकी इक्वेशन मिल गई मुझे। तो क्या इक्वेशन मिल रही, ये इक्वेशन मिल रही। इसका मतलब जो करंट है वो भी अल्टरनेटिंग है, एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाने से रेजिस्टर में करंट भी अल्टरनेटिंग आता है। और करंट की इक्वेशन और पोटेंशियल की इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो एक ही फेज में ही, दोनों में साइन का टर्म एक ही फेज में, केवल इनकी पीक वैल्यू में फर्क है। यहाँ पीक वैल्यू वी नॉट थी और यहाँ की पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट बाय आर, मतलब करंट की पीक वैल्यू इस वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय आर। समझ में आ रहा है। यस सर, छोटी करंट है। की जो पीक वैल्यू है, छोटी नहीं, छोटा बड़ा नहीं बोलेंगे अपन भाई, दो अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो करंट की पीक वैल्यू इस वोल्टेज की पीक वैल्यू
बाय आर। अच्छा, हम साइनोसोडल एसी की बात कर रहे हैं। साइनोसोडल में पीक वैल्यू बाय √2 करो तो आरएमएस मिल जाता है। यहाँ √2 से डिवाइड कर दो तो IRMS मिलेगा, वहां √2 से डिवाइड करोगे तो VRMS मिलेगा। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि IRMS इज VRMS बाय आर। बताओ सही है क्या? Yes, sir. यस IRMS इज VRMS बाय आर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एक रजिस्टर में अगर मैं AC पोटेंशियल लगाऊं तो रजिस्टर में जो करंट आने वाला है वो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था उसके RMS वैल्यू बाय आर ही आएगा, है ना, या V = I × R, ऐसा सेम इक्वेशन फॉलो हो रही है। और हमें ये भी समझ में आया कि रजिस्टर में जो पोटेंशियल है VR और रजिस्टर में जो करंट है बिल्कुल एक ही फेज में ऑसिलेट करेंगे। मैं एक ही ग्राफ पे दिखा देता हूँ, क्यों दो ग्राफ बनाऊं। अगर ये पोटेंशियल का ग्राफ था, जिस फेज में पोटेंशियल वेरी कर रहा है बिल्कुल वैसे ही फेज में करंट भी वेरी करेगा। ऐसा मान लो ये वोल्टेज था रजिस्टर का, तो नीचे ग्रीन कलर में करंट आ गया रजिस्टर में, सेम फेज में ऑसिलेट करते VR and IR are in same phase। बात समझ में? सेम फेज में तो एक की अगर मुझे टाइम के साथ इक्वेशन पता हो तो दूसरे की टाइम के साथ इक्वेशन लिखना आसान है। इसकी टाइम के साथ इक्वेशन में बस ये वोल्टेज की पीक वैल्यू को करंट की पीक वैल्यू से बदल दो और जो साइन वाला टर्म है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, तो डायरेक्ट आसानी से लिख सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? बहुत आसान हो गया। अगर वोल्टेज और करंट में से कोई एक भी चीज पता है तो दूसरा बताना। क्या क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो प्योर रेजिस्टेंस इन एसी में क्या होता है अपन ने देखा। चलो थोड़ा सा टफ चीजों पे आते हैं अपन, सेकंड केस देखते हैं। अब कैपेसिटर लगा देते हैं। प्योर कैपेसिटी इन एसी, मतलब मैं कैपेसिटर लगाने वाला हूँ एसी में। देखो ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम, है ना। एसी का वही वोल्टेज मान लेता हूँ मैं, वोल्टेज वही था V0 sin ω t। कैपेसिटी C है यहाँ पे। अच्छा, कैपेसिटर के लिए तो मुझे पता है कि उसका जो चार्ज होता है ना वो C × V होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप तो एसी वाला है, ये हो जाना चाहिए CV0 sin ω t। अब बताओ यहाँ का करंट क्या लिख सकते हो आप, बोलो करंट क्या होना चाहिए? Q/T, sir. dQ/dt। Q/2 क्यों कहा? Q/T क्यों कहा? पढ़े लिखे बच्चे हो फिर भी। हाँ भाई, करंट का करंट होता है चार्ज का रेट ऑफ चेंज, तो करंट होना चाहिए dQ/dt। Yes, sir. ठीक है, तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा, बोलो। मुझे लगता है ये आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये आ रहा है। तो करंट की इक्वेशन ध्यान से देखो, ये कॉस में है। कॉस साइन से 90 डिग्री आगे होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I = इसको I0 बोल दिया और ये sin ω t + 90 लिखा है, वेयर I0 वो है V0 / 1/ωc। दिख रहा है? तो करंट V/R, ये R जैसी चीज है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जैसी चीज है ना। तो कैपेसिटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है ऑफ कैपेसिटर, उसको हमने नाम दिया XT, वो आ रहा है 1/ωc। इसको बोलते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस। क्या बोलता है? रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करते थे हम वोल्टेज की पीक वैल्यू को, तो हमें मिलता था करंट रेजिस्टेंस में।
यहाँ करंट की पीक वैल्यू निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस के बदले जो चीज आ रही है वो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसा है। तो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस एसी में जो होता है उसको बोलते हैं एक्सी, वो आता है 1/ω/c। ओमेगा क्या है, जो एसी पोटेंशियल लगाया उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो कैपेसिटर एसी में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देता है दैट इज एक्सी 1/ω/c। क्या बात समझ में आ रही है? और करंट पावर टू फेज Yes, आगे sir. भी है, करंट पावर टू फेज आगे भी है। अगर हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ बनाए, तो सपोज वोल्टेज के ग्राफ ऐसा हमने साइनसोइडल बनाया, तो करंट उससे पावर टू फेज आगे था। करंट का ग्राफ ग्राफ अपन कॉस में बनाएंगे, तो एक कॉस में ग्राफ बना सकते हो आप करंट का, ऐसा कॉस में। करंट इज पावर टू फेज अहेड ऑफ पोटेंशियल। करंट इज पावर टू फेज अहेड ऑफ पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, करंट इज पावर टू फेज अहेड ऑफ पोटेंशियल, या पोटेंशियल इज पावर टू फेज बिहाइंड और लैगिंग देन करंट। करंट से पोटेंशियल पीछे है, पावर टू फेज पीछे है। क्या बात समझ में आई? देखिए अच्छे से कैपेसिटर का कैसा बिहेवियर हो रहा है इसी के अंदर अपन ये देख रहे हैं। सर वहाँ पे हाँ। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है ना, तो ओमेगा टी माइनस π/2 भी कर सकते हैं ना? ओमेगा टी माइनस π/2, सोच समझ के यस बोलो। सर। ओमेगा टी माइनस π/2, सोच समझ के बोलो। साइन थीटा माइनस π/2 बोल रहे हो तुम? यस सर, क्लियर है सर। क्या क्लियर है? सर वो ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा ना, हमें π/2 माइनस ओमेगा टी करना पड़ेगा। हाँ, तो π/2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं करा मैंने? आप यहाँ साइन 90 प्लस थीटा भी तो कर सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा भी तो कर सकते थे। साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, वो क्यों नहीं करा मैंने? सिर्फ वो ओमेगा टी के आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। हाँ, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि टाइम के साथ दोनों में फेज बढ़े। जब पोटेंशियल में टाइम बढ़ाने से फेज बढ़ रहा है, ये जो अंदर एंगल होता है उसको फेज एंगल बोलते हैं अपन, है ना? अपन एसएचएम में पढ़ा है, साइन कॉस में जो अंदर एंगल होता है उसे फेज एंगल बोलते हैं। यहाँ Yes, फेज sir. एंगल टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे यहाँ भी फेज टाइम के साथ बढ़े, है ना? तो इसलिए अपन ये नहीं कर रहे थे। अच्छा, हर ये जो एसएचएम वाली जो क्वांटिटी होती है ना, जैसे एसएचएम की इक्वेशन ही तो है, इनको अपन फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर हम फेजर भी दिखा सकते हैं इनके। फेजर जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू जो V0 है, उतनी लेंथ का एक वेक्टर बनाओ, उतनी लेंथ का एक वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बनाओ जिसकी लेंथ हो V0, और उसका एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा टी कर दो। वे टी के साथ वैसे वैसे टाइम के साथ ये मतलब घूमते जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्सिस पे, वही तो ये है। V0 लेंथ का इधर प्रोजेक्शन देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो V0 sin ओमेगा टी आएगा, वही तो लिखा है। तो इस फेजर का प्रोजेक्शन वही तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ जो करंट है वो इसी के फेज में, करंट का फेजर भी इसी एक्सिस पे दिखा देंगे अपन। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो उनके फेजर एक ही डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ क्या होगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर में वोल्टेज के फेजर से करंट का फेजर π/2 एंगल आगे। क्या है, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री आगे। बोलिए, क्लियर हो रहा है? एक कैपेसिटर के साथ अगर हम एसी पोटेंशियल लगाते हैं तो सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखता है वो आता है 1/ω/c। अब हमको करंट की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन एक्सी करना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस में V/R करने से करंट मिलता है, वैसे एसी में V अपॉन एक्सी करने से हमें कैपेसिटर का करंट मिलता है।
कैपेसिटर में जो फ्लो करने वाला करंट है वो निकालने के लिए इस कैपेसिटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो होता है XC, उसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है 1/ω/C। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दिया, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन XC कर दो तो करंट की पीक वैल्यू मिल जाती है, और वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन XC कर दो तो करंट की RMS वैल्यू मिल जाती है। करंट RMS निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है डिवाइड बाय XC। तो रेजिस्टेंस जैसी चीज जो कैपेसिटर के पास होती है वो होती है XC, जिसे हमने बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किसकी, कैपेसिटर की, इसलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो आता है 1/ω/C, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज करंट से पीछे हो जाता है, वोल्टेज करंट से पीछे, करंट आगे वोल्टेज पीछे, π/2 फेज डिफरेंस होता है इनके बीच में। बस याद रहेगा ये अच्छे से। यस सर। ओके बच्चों, तो अभी हमने कैपेसिटर को AC में लगाया, इससे पहले हमने रेजिस्टेंस को AC में लगाया था, है ना। हमने अलग अलग सर्किट एलिमेंट को AC में लगा के देखते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी मैंने दो एलिमेंट को लगाया, एक बार रजिस्टर एक बार कैपेसिटर। अब अपन इंडक्टर को भी लगाएंगे। अब अपना ऑफिशियल टाइम क्योंकि हो रहा है, 11:30 बज चुकी है, तो अभी मैं यहाँ रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या है, आप है ना रेस, मैं बता रहा हूँ रेस नंबर दे रहा हूँ आपको, वो करके लाना है। जस्ट अ सेकेंड, आपका EMI और AC की रेस एक साथ दी गई थी, तो EMI यस और AC, सर। हाँ उसमें जस्ट अ सेकेंड में रेस नंबर बता ही देता हूँ आपको। देखो एक ये रेस नंबर 8 दिख रही है मुझे, ये हो जाएगी आपकी रेस नंबर 8, रेस नंबर 8 करके लाना है आपको, ठीक है। रेस नंबर 8 आपका होमवर्क है। और आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर पढ़कर आना, ट्रांसफॉर्मर भी देख लेंगे। याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर बचा हुआ है अपना, तो मैं बता दूंगा आपको बीच में कभी भी, और जो अपन ने पढ़ा वो याद करके आना, ठीक है। सर एटॉमिक कॉलिजन भी बचे हैं। हाँ वो सब करेंगे बेटा, वो एटॉमिक कोलिजन मेंस में आता नहीं है, तो जो बचा हुआ याद रखिए, अपन धीरे धीरे उस सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। पहले प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर ये सारी बची हुई चीजें कर लेंगे। यस